हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के 2025 के लिए जी के जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 4th है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं और ये हमारी क्लास 4th है। और इसमें हम पढ़ेंगे आज, सॉरी यहाँ मैं चेंज करना भूल गई हूँ, तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे 18 अगस्त, ठीक है ना। 18 अगस्त की शिफ्ट बन के जी के जीएस के MCQ, ठीक है। यहाँ मैं चेंज करना भूल गई हूँ, तो आप ठीक है इसे कर लीजिएगा। 18 अगस्त 2022 शिफ्ट 1 के जी के जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो ये कौन से समाज सुधारक थे? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1828 में ब्रह्मो या ब्रह्म, ठीक है ना, इन्हें ब्रह्मो या ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी और इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। और इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है ना। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो ये राजा की उपाधि इन्हें दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने, ठीक है। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। फिर अब हम बात करें स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था स्वामी विवेकानंद का। और इन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है। फिर अब हम बात करें यहाँ पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए इन्होंने प्रचार किए, ठीक है ना। बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए इन्होंने काम किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ठीक है। फिर बात करें दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती का। और इन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है। वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। और इन्होंने आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है ना। आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया? तो ग्रामीण बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत इसे शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचे उन्नत करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है।
और 10वीं पंचवर्षीय ये कब से कब तक चली थी? तो ये चली थी 2002 से 2007 तक ये चली थी। अगर हम बात करें पंचवर्षीय योजना तो ये कहाँ से ली गई थी? तो ये ली गई थी सोवियत संघ यानी कि रूस से, ठीक है ना, रूस से इन्हें लिया गया है पंचवर्षीय योजना को, ठीक है। तो अब तक कितनी पंचवर्षीय हो चुकी हैं? तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी, ठीक है ना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं अब तक। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन मैंग्रोव ये स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है क्या? तो ये आते हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मौलिक कर्तव्य ये अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। और इन्हें कहाँ से लिया गया है? तो इन्हें लिया गया है सोवियत संघ यानी कि रूस से, ठीक है। रूस से इन्हें लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, और इन्हें स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है, ठीक है ना। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 4A में निहित है, ठीक है ना, भाग 4A में ये निहित है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को क्या कहते हैं? तो इसे लघु संविधान और इंदिरा का संविधान कहा जाता है, ठीक है, इंदिरा का संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। फिर बात करें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो यह अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, तो ये आते हैं अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 में ये निहित है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। और इसका संबंध है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें, ठीक है ना, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा इन्हें प्रदान करने का अधिकार है, ठीक है ना, 6 से 14 साल के बच्चों को। फिर है मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ये अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है, ठीक है ना, अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक स्मारक लोगो लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्होंने इजराइल देश के साथ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। नेक्स्ट है, 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अवर न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी। इस संख्या को बढ़ाने का काम संसद पर छोड़ दिया गया था। तो इस पर एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अवैध न्यायाधीशों के? तो ये थे 7 अवैध न्यायाधीश एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, ठीक है, 7। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में भारत का रैंक क्या है? तो भारत का विश्व स्तर पर रैंक क्या है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार? तो ये है तीसरा यानी कि थर्ड, ठीक है ना, थर्ड रैंक है भारत की, ठीक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है, इनमें से कौन सा? तो मेढक ये तो जैविक घटक है, फूल भी जैविक घटक है, कीड़ा भी जैविक घटक है, मिट्टी ये जैविक घटक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले भारत के लॉन्ग जंपर की पहचान कीजिए। तो 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लॉन्ग जंपर कौन है? तो ये है शैली सिंह। राइट आंसर ऑप्शन बी, शैली सिंह ये लॉन्ग जंपर हैं। नेक्स्ट है, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 का पहला दौर कितने राज्यों में आयोजित किया गया? तो इसका पहला दौर 11 राज्यों में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। फिर बात करें अगर यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी 2014 में, ठीक है ना, 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतकर अपना 41वां खिताब जीता है? ठीक है, तो पंकज आडवाणी ने किसे हराया? तो इन्होंने हराया है ध्रुव सितवाला को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ध्रुव सितवाला को इन्होंने हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतकर अपना 41वां खिताब बनाया है, ठीक है ना, जीता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का निष्पादन करने के लिए ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो ये किया गया है 73वें, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी 73वें संशोधन में, ठीक है। नेक्स्ट है, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा करते हैं? तो पोंगल का त्यौहार ये कहाँ का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है और ये 4 दिवसीय त्यौहार है, 4 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है पोंगल। और इसमें पूजा लोग किसकी करते हैं? तो इसमें सूरज की पूजा की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो इनमें से कौन है जो प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? तो ये है फर्न, ठीक है, फर्न जो कि प्रजनन के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा तत्व सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये है कैल्शियम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक सामान्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक सामान्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो ये हैं वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वे कार्बनिक विलायक में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला बुद्धिमान मैसेंजर लॉन्च किया है। तो जनवरी 2022 में पेटीएम मनी ने डैश नामक भारत का पहला बुद्धिमान मैसेंजर लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है इन्होंने पॉप्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पॉप्स को इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है? तो कौन सा स्थान है भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल? तो ये है मानीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मानीकरण ये भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है। नेक्स्ट है, जून 2020 तक भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं निहित हैं 12वीं अनुसूची, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं निहित हैं। नेक्स्ट है,
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 9% कर दिया गया है और 2023-24 के लिए अर्थव्यवस्था में 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। यह रिपोर्ट किसने जारी की? तो यह रिपोर्ट जारी की है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत की वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है तो यह है ऋण नियंत्रण। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋण नियंत्रण ये भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, डोवे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? डोवे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो इसकी उपलब्धि थी तत्वों के गुणों को परमाणु द्रव्यमान से जोड़ने का पहला प्रयास। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति बराबर है। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 740 डब्ल्यू। ठीक है, 740 डब्ल्यू एक अश्व शक्ति बराबर होता है। नेक्स्ट है, स्कूलों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारण नीचे दिए गए हैं, इसमें से गलत विकल्प का चुनें। तो यहाँ पे हमें कुछ कारण दिए गए, इसमें हमें गलत विकल्प को चुनना है। तो सबसे पहला देखते हैं, किशोरों को यौन शोषण से दूर रखने में मदद करता है, ये विकल्प सही है। फिर है, विभिन्न मिथकों और गलत धारणाओं को हतोत्साहित करना, ये विकल्प सही है। अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कथन गलत है। यौवन के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी, तो ये कथन सही है। तो कथन गलत है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी जो कि गलत विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक लड़का लेंस का उपयोग करके दूरस्थ बिंब स्पष्ट प्रतिबिंब को पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग बराबर है। तो लेंस और पर्दे की बीच की दूरी लगभग बराबर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एफ। ठीक है, नेक्स्ट है, कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? तो कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसके लिए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अधिक उपयोग ना करें। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है? तो हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है, तो ये है 2 एथिल पेंटेन। राइट आंसर है ऑप्शन सी 2 एथिल पेंटेन, ये हेक्सेन का संभावित समावयवी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध संशोधन विधेयक 2000 पेश किया है? तो ये किया है विदेश मंत्रालय ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे पास 4 कथन दिए गए हैं, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, लेंस के लिए प्रथम फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर होता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है, लेंस के लिए प्रथम फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से दुगनी पर बनता है, तो ये कथन गलत है। फिर है, लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति होती है जिसका बिंब अनंत पर होता है, तो ये सही है। ठीक है, ये सही है। फिर है, लेंस के लिए द्वितीय मुख्य फोकस उस बिंब की स्थिति होती है जिसका प्रतिबिंब फोकस दूरी से दुगनी पर बनता है, तो ये कथन भी गलत है। तो कथन ए और सी ये दोनों सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। तो ब्लीचिंग पाउडर में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी है? तो ये है CaOH2 + Cl2 एरो CaOCl2 + H2O।
राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें। तो हमें दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन खो देता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। तो ये कथन सही है। फिर है, यदि किसी पदार्थ में अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन प्राप्त होता है तो उसे अपचयित कहा जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से सही नहीं है। तो पहला देखते हैं, संगत कोणों के एक युग्म का माप समान होता है। तो ये सही है। फिर है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों के युग्म का माप समान होता है। तो ये गलत है। फिर है, शीशा विमुख कोणों के एक युग्म का माप समान होता है। ये सही है। आंतरिक कोणों के एक युग्म का माप समान होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें से जो गलत है विकल्प है तो ये है बी। ठीक है, बी ये आवश्यक रूप से सही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होती है। तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कैसे और कब उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है दिन के दौरान प्रकाश संश्लेषण द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला देखते हैं, क्षण चुंबक के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य सबसे प्रबल होती है। तो ये कथन गलत है। फिर है, कोई भी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। तो ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद सतत वक्र बनाती हैं। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3 दोनों। ठीक है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है। तो मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है। तो यह बस डायग्राम दिया गया है। तो इसमें ये जो 4 नंबर की है रेखा, ये हमारे मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान पर इंगित है। ठीक है ना, ये हमारे मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4 नंबर, जो कि मानव मस्तिष्क में रीढ़ की हड्डी के स्थान को इंगित करती है। ठीक है ना, ये 4 नंबर वाले। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका पौधों और जानवरों की संरचना और कार्य के बीच अंतर दर्शाती है। तो यहाँ हमें पौधे और जंतु दिए गए हैं, इनमें हमें अंतर बताना है और कौन सा विकल्प गलत कथन दर्शाता है ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, तो पहला है, पौधे गति नहीं करते। भोजन, और फिर जंतु का है, भोजन साथी और आश्रय की तलाश में घूमते हैं। तो ये सही है। फिर है, पौधे अधिकांश ऊतक मृत होते हैं, जंतु अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। तो ये भी सही है विकल्प। फिर है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये विकल्प भी सही है। फिर है, पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है और जंतु का है, वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। तो ये डी ऑप्शन है, ये गलत है। ठीक है ना, ये गलत विकल्प है, क्योंकि वृद्धि कुछ क्षेत्रों तक सीमित नहीं होती है पौधे की। ठीक है ना, और ना ही जंतुओं की, ये तो बढ़ती है उनकी वृद्धि होती रहती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बिंब को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता को दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प है जो निर्मित प्रतिबिंब की विशेषता को दर्शाता है। तो ये है आभासी और बहुत छोटा। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ हमें जोड़ियाँ मिलानी है। ठीक है, तो पहला है लाल गोभी के पत्ते। तो लाल गोभी के पत्ते, ये इसकी मैच है सी से, प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। फिर है मिथाइल नारंगी। तो मिथाइल नारंगी ये अम्ल क्षारक सूचक है। प्याज और लौंग, तो ये घ्राण सूचक हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका AC, 2B और CA। तो राइट आंसर है ऑप्शन
2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है? तो भूतापीय ऊर्जा का दोहन करने वाला स्थल है, ये है मानीकरण। राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो ये थी आज की हमारी आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।